आदरपूर्वक नमस्कार। आपको सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। हेलो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रू बुक। तो आज से करीब 11 महीने पहले यानी कि 30 जनवरी को केरल में इंडिया का सबसे पहला कोविड-19 केस रिकॉर्ड किया गया था। तो समय के साथ इसकी संख्या इतनी बढ़ी कि सरकार को उसको रोकने के लिए लॉकडाउन को अनाउंस करना पड़ा था। पहला लॉकडाउन 23 मार्च को 24 घंटे के लिए लगाया गया था, जिसको बढ़ाकर 21 दिन का कर दिया गया, क्योंकि हमारी सरकार को लगा था 21 दिनों पे इस पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन लगातार इसके बढ़ने के कारण लॉकडाउन को कुछ अनलॉक्स के साथ एक्सटेंड कर दिया गया। और इस लॉकडाउन की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह ठप पड़ गई थी, जिसका असर हमने लॉकडाउन खुलने के बाद भी देखा। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी और कोविड-19 की वजह से हुए इंडियन इकोनॉमी के पे कुछ इम्पैक्ट्स के बारे में। जॉब लॉसेस। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मुझे ज़्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एग्जाम्पल आपके घर में हो, चाहे कोई सेक्टर बड़ा हो या फिर छोटा हो। जो जॉब लॉस है वो हर सेक्टर में हुआ है। तो दोस्तों, अगर एक गवर्नमेंट जॉब की एवरेज निकाली हुई वैकेंसीज से जॉब लॉसेस के डेटा को कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, ये डेटा 14 करोड़ तक का जाता है। और जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ थे, उनकी भी सैलरीज में से कट डाउन किया गया था। तो बात करते हैं मार्केट रिसेशन की, जिसमें सबसे एक मेजर रोल रहा है, वो रहा है हमारे कंज्यूमर्स का। जैसे कि आपने पिछले पॉइंट में देखा, करीब 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, और जो लोग जॉब्स पे थे उन लोगों की सैलरीज में कट ऑफ कर दिया गया था। अब भाई, लोगों के पास अगर जेब में पैसा नहीं है तो बंदा खरीदेगा क्या, खाएगा क्या। लोगों ने अपनी कंजम्पशन लेवल कम कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी। अब कंजम्पशन अगर कम है तो बिकेगा भी सामान कम। बिजनेसमैन क्यों अपना लॉस में जाएगा। बिजनेसमैन की इस डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे जो इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन में चली गई थी। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट इनकम की, तो दो चीज़ों की वजह से इस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। पहला है हमारा टैक्स कलेक्शन और दूसरा है हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2019 के मुकाबले 2020 में महीने दर महीने हमारा टैक्स कलेक्शन कितना कम हुआ है। लेकिन इसमें एक ग्रोथ भी दिखती जा रही है जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है। और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, टूरिज़्म इंडस्ट्री की, तो दुनिया भर में लॉकडाउन था, लोग आ जा नहीं सकते थे। उसकी वजह से जितने भी हमारे टूरिज़्म प्लेस थे, जगहें थी, वहाँ लोग नहीं जा सकते थे, नए लोग नहीं आ सकते थे उनको देखने। तो उस चीज़ की वजह से भी टूरिज़्म इनकम पे बहुत फ़र्क पड़ा है, जिससे कि हमारा जो गवर्नमेंट इनकम होता है, जैसे गवर्नमेंट इनकम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो बात करूँ जीडीपी के बारे में, तो उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। उससे भी पहले मैं एक चीज़ क्लियर करके चलना चाहता हूँ कि जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है वो होता है अप्रैल टू मार्च, बट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ईयर है वो होता है जनवरी टू दिसंबर। तो अकॉर्डिंग टू एनओएसओ, जिसको हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया का 2020 का क्वार्टर फर्स्ट का जो कि अप्रैल टू जून था, उसका जो डेटा था वो था 23.9% माइनस में। तो इसी के साथ बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे और फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे जिन्होंने प्रिडिक्शन दी थी कि क्वार्टर टू में जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ के -10% हो जाएगी। लेकिन हमारी जीडीपी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और वो हो गई थी -7.5%। अच्छा, एक टर्म को और क्लियर करें, टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन होता क्या है, शायद आप में से बहुत लोग जानते भी हों और बहुत लोग ना भी जानते हों। तो जब हमारी जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव में परफॉर्म करती है तो इस टर्म का यूज़ होता है टेक्निकल रिसेशन का। तो इससे पहले हमारे इंडिया में ये सिर्फ 4 बार हुआ है। कब कब? पहला 1957 में जब हमारी जीडीपी थी -1.2%। दूसरा 1965 में जब हमारी जीडीपी थी -3.7%। तीसरा 1972 में जब हमारी जीडीपी थी -0.3%। और लास्ट और चौथा 1979 में -5.2%। तो बात करते हैं जीडीपी के कुछ रियल फिगर्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करा, हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो थी -23.9% क्वार्टर 1 की 2020 की। जो आने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि लॉकडाउन की वजह से हमारी जीडीपी इतनी नेगेटिव गई है, गवर्नमेंट की बात एकदम सच थी। ये जो हमारी जीडीपी गई है ये लॉकडाउन की वजह से ही गई थी। लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो गई, हर चीज़ ठप पड़ गई थी, जिसकी वजह से जीडीपी नेगेटिव जानी ही जानी थी। हमारी जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाकामयाबी, जो पिछली नाकामयाबी थी, उसको छुपाने के लिए जीडीपी का सहारा लिया। नेगेटिव फिगर्स जो ये कोरोना वायरस की वजह से आई थी। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड है।
हालांकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। जिसके पीछे गवर्नमेंट अपनी नाकामयाबी छुपाने वाली थी, जो पिछले कई सालों से चल रही थी। सरकार की ये नाकामयाबी जो ये कोरोना वायरस के पीछे छुपाना चाहते थे, ये हमें दिखने लग रही थी 2019 के अंदर ही। 2019 में फर्स्ट क्वार्टर की हमारी जीडीपी थी 5.2%, जो क्वार्टर 2 में गिर गई थी और हो गई थी 4.4%। क्वार्टर 3 में ये थोड़ी सी और गिरी, 4.1% पे पहुंच गई, और क्वार्टर 4 में एक्सट्रीम 1% से गिर के 3.1% पे पहुंच गई थी। इतना गिरने के बाद भी हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, उसके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अरविंद सुब्रमण्यम जी, उन्होंने ये बात भी बोली कि ये जो हमारा जीडीपी का डेटा है ये मैनिपुलेटेड है, कहीं ना कहीं इसको ओवर एस्टिमेट करके दिखाया जा रहा है। कुछ एनएसओ के एम्प्लॉयज़ ने इस चीज़ के पीछे अपनी जॉब से रिजाइन भी दिया कि डेटा मैनिपुलेट करवाया जा रहा है, डेटा एक्चुअल फिगर्स में नहीं दिखाया जा रहा है। जीडीपी का ये स्ट्रगल कोरोना के आने के बाद शुरू नहीं हुआ था, ये स्ट्रगल बहुत पहले शुरू हो गया था, जब गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत सफ़र करना पड़ा। जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है वो है डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह ऐलान करा कि आज से जो 500 और 1000 के लीगल टेंडर्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें बता दिया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर ही कि जो हमारी जीडीपी है वो गिरेगी 2% से। आगे चलकर हमने देखा हमारी जीडीपी 2% से ही गिरी। एक रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है डिमोनेटाइजेशन की वजह से वो 60% तक गिर गई। सेकंड रीज़न हम कॉम्प्लेक्स जीएसटी को कह सकते हैं। थियोरेटिकली जितना ये पढ़ने में अच्छा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इंडिया में करी गई, जिसकी वजह से आम लोगों को और कंपनीज़ को इसे समझने में बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उनको बहुत ही लॉसेस सफ़र करने पड़े। अच्छा, वो आपको लाल कलर का पैकेट याद है? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, वो एक लाल कलर का पैकेट लाई थी, कहीं उसमें बजट तो नहीं था। ये बजट 2019 जो आया है दोस्तों, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को और हमारी स्टॉक मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बजट 2019 आने के बाद जो हमारी स्टॉक मार्केट थी पूरी तरह गिर गई थी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या करा, अपने जो 22.5 बिलियन रुपीस थे वो हमारी मार्केट से बाहर निकाल लिया था। फोर्थ रीज़न जो दोस्तों है वो आपके और हमारे बीच में ही बैठा हुआ है, ये है बेरोज़गारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। पिछले 45 सालों में इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी आज है। लोग नौकरियां मांगते हैं, ये लोग कहते हैं भाई पकोड़े बेचो, ये लोग कह रहे हैं खिलौने बनाओ। अरे भाई, लोगों को अगर पकोड़े ही बेचने थे वो इतनी पढ़ाई क्यों करते? जिन लोगों के पास जॉब्स हैं उन लोगों की सैलरीज में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। रूरल वेज ग्रोथ यानी गांव में रहने वाले लोगों की जो तनख्वाह है उसका ग्रोथ रेट क्या है पता है आपको? 2014 में 14.9% था, जो गिरकर पिछले साल 1.1% पर आ गया। फिफ्थ रीज़न है दोस्तों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की इंडिपेंडेंस पर अटैक किया गया। इन यूनिट्स में कुछ सरकारी एजेंट्स बैठा दिए गए जिनकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। आपने शायद एक नाम सुना होगा, संबित पात्रा। अक्सर आप इनको टीवी में देखते होंगे डिबेट्स करते हुए। इनको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। आप खुद सोचिए इनकी ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो इनको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया गया। संबित पात्रा एक ऐसा शख्स जिनसे अगर बिलियन और ट्रिलियन की फिगर पूछी जाती है तो ये भाई नाम लेना शुरू कर देते हैं राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का। इनके पास जवाब में कोई जवाब नहीं होता। फिर क्या होता है, ओएनजीसी को लॉस होता है। 2018 में ओएनजीसी को 4000 करोड़ का लॉस हुआ गैस प्रोडक्शन के अंदर। आप स्क्रॉल का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं कैसे कैसे ओएनजीसी इस लॉस में गई। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एचएएल पिछले 14 सालों में अपने वर्स्ट बैलेंस पर है। एचएएल को 1000 करोड़ बोरो करने पड़े अपनी कंपनीज की सैलरी पे करने के लिए। आप खुद सोचिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कितने ज़्यादा लॉस में जा रही हैं आजकल। सिक्स्थ और जो सबसे मेन रीज़न है मेरी नज़र में, वो है सरकार में पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। लोगों के इंडिपेंडेंस को रोका गया, लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर के सवाल उठाए, लेकिन आखिर में उन्हें रिज़ाइन ही करना पड़ा। जैसा कि जुलाई 2016 रघुराम राजन जी ने रिज़ाइन कर दिया अपने इंडिपेंडेंस को लेकर के। अगस्त 2017 नीति आयोग के वीसी ने रिज़ाइन कर दिया। जून 2018 में सीईओ यानी कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो थे अरविंद सुब्रमण्यम जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दिसंबर 2018 में हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री उर्जित पटेल जी ने रिज़ाइन कर दिया। जून 2019 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य जी ने रिज़ाइन करा। जनवरी 2019 नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, उसके इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर के रिज़ाइन कर दी। आइए बात करते हैं उन इनिशिएटिव्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। तो अप्रैल 2020 को एक योजना लाई गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये जो योजना थी ये लाई गई अनप्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ के लिए ताकि वो फाइनेंशियली लड़ सके इस कोविड पेंडेमिक के टाइम, जिसका बजट 1.70 ट्रिलियन। इसके कुछ समय बाद 17 अगस्त 2020 को एक योजना और लाई गई जिसके अंदर 12.20 मिलियन
किसान क्रेडिट कार्ड इशू करे गए, जिनकी क्रेडिट लिमिट थी अप्रॉक्स 1020.7 बिलियन। ओके, सो ये जो हमारी दोनों योजनाएं थी ये हमारे रूरल सोसाइटीज़ के लिए थी ताकि वो ग्रो कर सके और इस पेंडेमिक के टाइम थोड़ा स्टेबल रह सके। तो जैसे कि हमने हमारे पुराने टॉपिक्स में बात करी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो 2019 से ही गिरने लगी थी, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से बोले या फिर जीएसटी की वजह से। तो इन सब को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। उनमें से एक मेजर था हमारा फाइनेंशियल एड। सो फाइनेंशियल एड के अंदर गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का एक हाउसिंग पैकेज बनाया जो कि 3.5 लाख हाउस ओनर्स को जाना था। अब जाना था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो उन तक वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये तो कोई भी नहीं जानता है। और अगर बात करें दूसरे मेजर की, वो था NIIF, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया था, जिसमें से 10,000 गवर्नमेंट को देना था और 10,000 LIC और DFI को। दोस्तों, अब तक हमने जितने आपसे बातें करी थी वो इकोनॉमिक रिसेशन की बातें थी। अब कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुलता गया वैसे वैसे हमारे इकोनॉमी ने अच्छा ग्रोथ और परफॉर्मेंस दिखाया। तो सबसे पहले बात करूँ ATF कंजप्शन की, तो वो जब लॉकडाउन लगा था तब जुलाई में -64.5% था और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया वो अक्टूबर में जाके -49.1% हो गया। अगला पेट्रोल कंजप्शन, सेम जब लॉकडाउन लगा था जुलाई में -10.3% था और लॉकडाउन खुलते खुलते वो 4.5% हो गया प्लस में। अगला डीजल कंजप्शन, जुलाई में जो था -19.3% और अक्टूबर में जाके हो गया 7.4% पॉजिटिव प्लस में। अगला है दोस्तों पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शंस में, जुलाई में -26.4% था जिसमें एक बहुत अच्छा पंप मिला था और वो अक्टूबर में 31.7% हो गया था। मोटरसाइकिल प्रोडक्शन की बात करें तो जुलाई में वो -20.1% था और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा बढ़ के 46.7% हो गया था। स्कूटर कंजप्शन की बात करें तो वो -48.7% था जुलाई में और अक्टूबर तक 20.8% हो गया था। बात करें पोर्ट कार्गो ट्रैफिक की तो जुलाई में -10.2 था और अक्टूबर आते आते वो बढ़ के -1.2 हो गया। रेल फ्रेट की अगर बात कर लूँ तो जुलाई में दोस्तों -4.6 था जो आगे बढ़ के 15.4 हो गया अक्टूबर में। अगर एयर पैसेंजर ग्रोथ की बात करूं तो जुलाई में बहुत ही कम -82.3 था जो बढ़ के अक्टूबर में 7.4 हो गया था। और दोस्तों बात कर लूँ नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स की तो जुलाई में -3.6 था, अगस्त में -8.8 और गिरा था बट अक्टूबर तक 2% तक पहुंच गया था। GST ई-वे बिल की बात करूं तो जुलाई में -7.3 था, अक्टूबर में 21.4% हो गया था। नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो जुलाई में 5.4 था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर में वो 5.1% हो गया था। अब दोस्तों अगर बात करें 8 कोर प्रोडक्शन की जो कि हमारे इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती हैं तो उसमें कोल प्रोडक्शन और थर्मल प्रोडक्शन सबसे टॉप पर आता है जिनके बिहाफ पे हमारी इकोनॉमी बेसिस होती है। तो दोस्तों अगर कोल प्रोडक्शन की बात करूं तो जुलाई में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था वो थी -3% और बढ़ते बढ़ते जैसे ही लॉकडाउन खुलता गया अक्टूबर में ये 18.7% तक पहुंच गई। वहीं अगर थर्मल जनरेशन की बात करें तो वो जुलाई में -2% था और आगे बढ़ के अक्टूबर में 13.3% हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल की पहली वीडियो थी, इससे पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, उसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जो आगे भी हम इसी टाइप की वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को स्टे ट्यून रखना ताकि आने वाली सारी फ्यूचर में इतनी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें और आप अपना रिस्पांस भी हमारे मेल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे कलीग्स पर शेयर कर देना।